बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में पूरी दुनिया को कोरोना के मुज़ी मर्ज़ से निजात अता फ़रमाए। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है ये जब दुआ करते हैं तो इक़दामात के हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की। आज की भी एक बड़ी खबर जो सामने आई कुछ देर पहले की और अभी तक उसमें डेवलपमेंट्स जारी हैं, वो नैब टीम की जानिब से मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का अमल है। आज नैब की टीम चूँकि पहुंची थी मॉडल टाउन में मियां शहबाज शरीफ के घर पर उनकी गिरफ्तारी के लिए, वहां पर वो मौजूद नहीं पाए गए तो उसके बाद वो रायविंड रवाना हो गई। मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से वारंट उनके सिक्योरिटी ऑफिसर को दिखाए गए और उसके बाद नैब टीम ने घर की तलाशी ली और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि आज आमदन से ज़ायद असासा जात केस में मियां शहबाज शरीफ को तलब किया गया था एहतसाब कोर्ट में, जबकि वो पेश नहीं हुए और उन्होंने अदम पेशी की जो वजूहात और जो मौक़िफ़ अपनाया, जवाब में उन्होंने ये कहा कि कोरोना खदशात के बायस वो पेश नहीं हो सकते और इसके अलावा उनका जो एज फैक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा है, उनकी उम्र 69 साल है और उनको खदशा है कि कोरोना पॉजिटिव ना आ जाए। इसके अलावा वो कैंसर के भी मरीज़ हैं जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सकते और उसके बाद फिर नैब जो है वो हरकत में आ गई। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ज़िक्र उन वालिदैन का जिनके बच्चे तालीम हासिल करना चाह रहे हैं और वो वालिदैन बहुत अच्छे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को तालीम दिलवाना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और कोरोना की वजह से क्लासेस नहीं हो रही, तो वालिदैन का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि अदालती अहकामात ये दिए गए थे कि प्राइवेट स्कूल मालिकान कम फ़ीस वसूल करें। पंजाब में बिलखसूस 20% कम फीस वसूल करने के अहकाम दिए गए थे, लेकिन अभी तक वालिदैन का ये कहना है कि पूरी फ़ीसें बल्कि ज़ायद फ़ीसें जो हैं वो वसूल की जा रही हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसमें लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की गई है जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की जानिब से और 9 जून को जो फ़रीक़ैन हैं उनको तलब भी किया गया है अदालत आलिया की जानिब से। इसके साथ साथ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का भी हम जिक्र करेंगे। आज पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है उसमें कुछ मसाइल हैं, असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिली, उनके अहल खाना जो है वो फाका कशी पर मजबूर हैं और कुछ दीगर अहम मामलात पर भी बात करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो आज की जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए नैब टीम पहुंच गई है। सवाल ये है, आप क्या समझते हैं कि मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से, अदम पेशी के हवाले से उन्होंने कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स भी भेजी कि वो नहीं आ सकते, जो वजूहत उन्होंने पेश की, और अब जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवाल ये भी किया जा रहा है कि क्या वजह है कि जो अपोजिशन के कुछ लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए तो जल्दी करती है ये इदारा, नैब का इदारा, लेकिन दूसरी जानिब उन लोगों को ढील दी हुई है जो कि हुकूमत में हैं या उनके पास सब शवाहिद भी मौजूद हैं, साबित भी हो चुके हैं, उनके हवाले से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, आपने आज जो बात की नकी साहब, आपको याद होगा जब आसफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा था कि हमारा बतौर इदारा, यानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात की थी कि वो ये समझती है कि नैब को इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर नैब जिस तरह एक्शन ले रहा है, सिर्फ अपोजिशन के लोगों को पकड़ रहा है, इससे यही ज़ाहिर हो रहा है कि अपोजिशन के लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है। देखिए, चीनी, आप कल भी हमने जिक्र किया था, चीनी पे कमीशन बना, रिपोर्ट आई, उसकी अब कौन सी फ्रांसिक होनी है, किसकी होनी है? क्या शर्जील मेमन पकड़े गए उस वक्त कोई फ्रांसिक हुई थी? जब आगा सराज पकड़े गए को फ्रांसिक हुई थी? या और आसफ जरदारी साहब पकड़े गए को फ्रांसिक हुई थी? मोहतरमा फरियाद तालपुर साहबा पकड़ी गई को फ्रांसिक हुई थी? अब कौन सी फ्रांसिक होनी है? इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? फिर जो हुकूमत के लोग हैं, जो हुकूमत में शामिल हैं, चीफ मिनिस्टर KP हैं, वज़ीर दिफा हैं परवेज़ खटक, इनके खिलाफ बहुत अच्छे से जो है इंक्वायरियाँ हो रही हैं, उनको नहीं पकड़ा जा रहा। अब हुकूमत जो है वो इनको शहबाज शरीफ को पकड़ कर क्या इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है उसमें एक यकजहती की ज़रूरत है कि मुल्क को जो है मुतहद किया जाए। मैं समझता हूँ कि इसका शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का, अगर आज नैब उसको गिरफ्तार कर लेती है, एक्शन कोई करती है उनके खिलाफ, तो इसका फ़ायदा जो है वो सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून को होगा। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए तो चंद जर्नलिस्ट उनको मिलने के लिए गए थे, वो कुछ लोगों को मिले, उसमें मैं भी शामिल था। तो उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने अपनी बातचीत में ये कहा कि ये अपना, मुझे पता है कि नैब वाले मुझे पकड़ लेंगे, इमरान नियाजी जो है ये मुझे गिरफ़्तार करेगा, ये मुझे बाहर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वो ज़हनी तौर पर तैयार थे गिरफ़्तार होने के लिए। अब सवाल ये है कि हुकूमत ने ऐसे वक्त में ये काम क्यों किया, जबकि अब 2 हफ्तों बाद आपको पता है कौमी असम्बली में बजट पेश होना है और ख़ुद हुकूमती कई अरकान ऐसे हैं जिनको आपको पता है बहुत कम तादाद है, अक्सरियत में बहुत कमी है इनके पास, ज़्यादा अक्सरियत नहीं है इस हुकूमत के पास।
उनमें बहुत सारे लोग जो हैं जिनको कोरोना हो गया है वो वैसे नहीं आ सकेंगे इजलास में, तो बजट किस तरह मंजूर होगा। फिर पंजाब असम्बली में आपको पता है जो बजट इजलास होगा वहाँ मुस्लिम लीग नून जो है बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, वहाँ फिर उसके साथ पीपल्स पार्टी भी होगी, तो वो ये कैसे होगा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ऐसे वक्त में अब मालूम नहीं है कि उनके पास क्या अज़ाइम है, क्या टारगेट्स हैं हुकूमत के कि वो शहबाज शरीफ पर हाथ डाल रही है। लेकिन शहबाज शरीफ, ये मेरे ज़ाती इल्म में, जैसे मैंने आपको बताया कि उनसे बात भी हुई थी, तो वो गिरफ्तारी के लिए तैयार थे। उनकी गिरफ्तारी से मुस्लिम लीग जो है वो पूरे पंजाब में मुतहर्रक हो गई है, क्योंकि जब मियाँ शहबाज शरीफ बाहर चले गए थे अपने भाई के साथ, तो उसके बाद ऐसे लग रहा था कि जैसे मुस्लिम लीग नून की अब सियासत ख़त्म हो रही है। लेकिन वो जब वापस आए उन्होंने पार्टी को मुतहर्रक किया, और आज उनकी गिरफ्तारी के लिए जिस तरह एक्शन किया जा रहा है, इससे मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत बढ़ेगी, कम नहीं होगी, और उनको सियासी फ़ायदा होगा, हुकूमत को सियासी नुकसान होगा। माजी की पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री आप देख लें कि इस किस्म के इकदाम जिस भी हुकूमत ने किए हैं उसको हमेशा नुकसान हुआ है। और माजी में एक जो है एहतसाब के चेयरमैन थे सैफुर रहमान, जिनको एहतसाबुर रहमान कहते थे, मियाँ नवाज शरीफ के दौर में, और जब वो गिरफ्तार हुए, जनरल मुशर्रफ ने जब टेक ओवर कर लिया, तो वो अदालत में आसफ जरदारी के पांव पकड़ लिए थे उन्होंने, और वहाँ से माफ़ी मांगी थी। तो मैं समझता हूँ इस हुकूमत को ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए कि कल को इनको फिर उसी तरह सैफुर रहमान की तरह कुछ करना पड़े। तो अगर कोई गिरफ्तारी करनी भी थी, कोई पूछ कुछ करनी भी थी, तो वो जो कह रहे थे कि स्काइप पे मुझसे पूछ लिया जाए, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो बुजुर्ग भी हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो 2-3 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ तो ख्याल रखना चाहिए ना। अब ये फिर या आप अपने लोगों को भी पकड़ें, अपने लोगों को आप छोड़ रहे हैं, तो इससे मैं समझता हूं कि ये तासुर जाएगा कि हुकूमत एहतसाब की बजाय इंतकामी कार्रवाई करना चाहती है नैब के जरिए, और मैं समझता हूँ इससे नैब की कारकर्दगी पर भी क्वेश्चन मार्क होगा जी। लेकिन इसके साथ साथ तरीन साहब ये भी एक राय है ना कि चूंकि ये इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, कोरोना की वजह से जो मुल्क की सूरत हाल पैदा हुई है, और इस वक्त हुकूमत की साख पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हुई है, बड़ी तनकीद की जा रही है, तो उन इशूज़ से तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए इस नौयत के इक़दाम किए जा रहे हैं। आप कितनी हद तक मुत्तफिक है, और अगर किए जा रहे हैं तो क्या इससे मुस्तहकम हो सकती है हुकूमत? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस इशू बिल्कुल जो है इशू जो है कोरोना का इशू, उस पर तवज्जो बिल्कुल नहीं हटेगी, क्योंकि कोरोना के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आ रही, वो बहुत दिल हिला देने वाली रिपोर्ट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद अगर हुकूमत ये समझती है कि वो जो है कोई अपना इशू को तब्दील कर लेगी या उससे अवाम की तवज्जो हटा लेगी, तो मैं समझता हूँ ये उनकी खाम ख्याली है। अब बजट आने वाला है, बजट में मैं समझता हूँ कि इत्तफाक राय चाहिए था, जो कोरोना पे कौम मुंतशिर है उसमें इत्तफाक राय चाहिए था, लेकिन हुकूमत ये करके मैं समझता हूँ कि अपने लिए नुकसान करेगी। ये हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में जो है इसकी मसाइल पैदा होंगे शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद आप समझते हैं कि जो कुछ हर्डल्स थी वो किसी हद तक कम हुई है और बजट पास हो सकता है? टेक्निकली आप क्या समझते हैं और रिवायत क्या है? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि बजट जो है वो तो पास हो जाएगा, बजट का पास होना जो है वो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो बजट फिर हंगामों में, हंगामा आराई में, शोर शराबा में और लड़ाई फसाद में होगा। पार्लियामेंट का जब इजलास शुरू होगा तो उस इजलास में हंगामा आराई होगी, अपोजिशन आराम से नहीं बैठेगी। पीपल्स पार्टी पहले हुकूमत से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो तो मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा आगे मज़ाहमत करने के लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हुकूमत ने अपने लिए एक और मसाइल पैदा कर लिए हैं। शहबाज शरीफ को अगर गिरफ्तार करना ही था तो कोई बजट के बाद भी किया जा सकता था। कौन सा वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, मरीम नवाज भी तो यही है, उनको भी तो रोका हुआ है, इनको भी रोका जा सकता था। लेकिन ये जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने अगर ये समझा है कि इससे कोई हुकूमत का फ़ायदा होगा, अगर किसी मुशीरों ने ये उनको मशवरा दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी खाम ख्याली है। देखें, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन पर जो इल्ज़ामात हैं वो पहले भी जेल में भी रहे हैं, वो पहले भी अदालतों का सामना करते रहे हैं, वो अब भी अदालतों का सामना करेंगे, कहीं भाग नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके को, ये जो इन्होंने गिरफ्तारी का अंदाज़ कि इसको बेहतर तरीके से भी किया जा सकता था। अगर वो नहीं आ रहे तो उन्होंने बताया कि जी मुझे कैंसर है, सेहत ठीक नहीं है, उम्र भी बहुत ज़्यादा है, तो आप उनको स्काइप पर ले लें, कोई और तरीक़ाकार अपना लिया जाए। अदालतों में आपको याद होगा कि हुसैन हक्कानी और मुख्तलिफ लोगों के जो हैं वो अदालतों में बयानात जो हैं वो वीडियो लिंक पे होते रहे हैं, तो नैब भी कर सकता है, इसमें कौन सी बात थी। लेकिन उसके बावजूद नैब का ये ना करना, मैं समझता हूँ ये हुकूमत के लिए और नैब के लिए कोई नेक नामी नहीं होगी जी। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी बात कर लें, ये तो एक जानब ये सियासी मामला है,
अवाम के मामला ताहाल हल नहीं हुए। अभी आपने एक हवाला दिया कि चीनी का मामला है, वो एक रिपोर्ट आई हुई है, उसके बावजूद अवाम के लिए महंगाई का तूफान वैसे है, चीनी के रेट्स वैसे हैं। प्राइवेट स्कूल का एक बड़ा मामला सामने आया है, आपके इल्म में है, आपको भी बार बार ये कहा गया, हमारे पास ये शिकायत मुसलसल सच टीवी के पास भी आ रही हैं कि वालिदैन बड़े परेशान हैं। एक जानिब क्लासेस नहीं हो रही, अच्छा ऑनलाइन का मामला है तो वो भी कोई ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे नहीं बढ़ रहा क्लासेस का। और फिर अदालत ने ये अहकामात दिए थे कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो कम फीस लें, क्योंकि बच्चे नहीं जा रहे, क्लासेस नहीं लग रही, तो कम फीस ले लें, अगर लेनी भी है, स्कूल चलाना भी है, उसके अपने मामलात हैं। लेकिन नहीं हुआ। और फिर आज लाहौर हाई कोर्ट में फिर ये केस पेश हुआ है कि जनाब नहीं किया जा रहा, फिर अफ्रीकन को तलब कर लिया गया है। ना तो पंजाब हुकूमत अमल दरामद करवा रही है या किसी भी सूबे की हुकूमत अमल दरामद करवा रही है, ना इस हवाले से कोई बड़ा इकदाम किया जा रहा है। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, जो बड़े बड़े जिनकी बड़ी चेन्स हैं, पूरे मुल्क में उनकी ब्रांचेस हैं, वो वालिदैन को दबाव का शिकार कर रहे हैं, वालिदैन को धमकियां दे रहे हैं कि जी आप पूरी फ़ीस दें। और लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला आ गया है। और आज मेरी लाहौर में बात हुई है, जो आपने जिक्र भी किया, मेरी लाहौर में बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि वो जो फ़ैसला आया है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त वो जो है वो दायर कर दी गई, जिस पर आप बता रहे हैं कि 9 को उन्होंने दोबारा बुला लिया है। मैं समझता हूँ ये वालिदैन के साथ बहुत जुल्म है, बहुत नाइंसाफ़ी है। देखें, बात यह है, ये रियासत पाकिस्तान का काम है कि वो गरीब लोग जो हैं, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, देखें तालीम बच्चों को दिलवाना हर फ़र्द का एक ख्वाब है। हर आदमी की ये ख्वाहिश है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें और अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो वालिदैन जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं इन स्कूलों में, वो जिन स्कूलों के बड़े बड़े नाम हैं, वो स्कूलों की जालमाना पॉलिसी हैं, वो इतनी जालमाना पॉलिसी हैं कि वालिदैन जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। वो उसी तरह वालिदैन को फ़ीसें जो हैं वो कह रहे हैं जी फ़ीसें भेजें, और उनकी फ़ीसें बाकायदा बैंकों में जमा हो रही हैं। देखें, ये तो हुकूमत के लिए कोई मसला ही नहीं है ना। हुकूमत उनका ऑडिट करा सकती है कि किन किन लोगों की स्कूलों में, बैंकों में फ़ीस आ रही है, कितनी फ़ीस आ रही है और कितनी वसूल कर रहे हैं। कोर्ट क्या कह रहा है, हुकूमत क्या कह रही है। अगर जो हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं कर रहा है, फिर उसके दो हल हैं, या तो उनके स्कूल जो हैं वो सील कर दिए जाएं, या फिर यह है कि वो तमाम स्कूल नेशनलाइज कर दिए जाएं। जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनको सरकारी तहवील में ले लिया जाए। वालिदैन के साथ बहुत जुल्म हो रहा है और ये जालमाना पॉलिसी है सरकारी। ये देखें, एक ये जालमाना पॉलिसी है, एक मैं आपको और बताऊं, एक तो ये वालिदैनों की जेबों पर डाका मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है उनको। दूसरा एक पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है जी, एक इदारा इसी हवाले से सवाल करना चाह रहा था। आप सरकारी, आप नेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों का ये हाल है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में, जिसका भी जिक्र आप कर रहे हैं, तो वहां पे भी तो हालात अच्छे। 5 माह से ज्यादा हो गए जी, उन लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, और असातिज़ा का पूरा खानदान जो है वो एक आपको पता है, एक टीचर जो है उसके 5 घर के फर्द हैं, वो सारे फाका कशी पर मजबूर हैं। ये जुल्म की इंतहा हो गई है। मुझे समझ नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो गरीबों के दावे करते हैं, वो गरीबों को ये कहते हैं कि जी हम गरीबों को कोई नौकरियों से नहीं निकाला जाएगा, गरीबों को कुछ नहीं किया जाएगा, गरीबों के लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। 5 माह से लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली। ज़राई तरक्याती बैंक इस्लामाबाद से लोगों को निकाल दिया गया है और लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। इनके पर नकी साहब एक आप प्रोग्राम रखी, और मैं आपको बताऊंगा कि ज़राई तरक्याती बैंक इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और उनके मुलाजमीन के साथ क्या किया जा रहा है। इस पर बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारी चीजें हैं, हम इस पर भी एक प्रोग्राम भी बात करेंगे। बैंक जो है वो अपने मुलाजमीन के साथ क्या कर रही है और कितने लोगों को निकाला गया और कितना जुल्म हो रहा है, इस पर हम आइंदा प्रोग्राम में भी बात करेंगे। अच्छा, ये अभी आपने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की बात की है, तो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एसोसिएशन जो है उसके प्रेसिडेंट हैं फरीद बंगश साहब, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल एक्चुअली है क्या। फरीद बंगश साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, क्या मसाइल हैं इस वक्त पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से? असातिज़ा को 5 माह से तनख्वाहें अभी तक नहीं मिल सकी, हुकूमत क्या कहती है, आपने क्या किया है इस पर? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल की तादाद 8111 है और टोटल तालिब इल्म 27,19,447 हैं, और जनवरी से लेकर जून तक अभी तक उनकी 5 माह की जो पेमेंट है, तनख्वाहें नहीं अदा की गई। जो जनवरी की तनख्वाह थी वो अप्रैल में दी गई और आज जो है वो मार्च की पे दी गई है। इस तरह अभी तक 4 माह की जो 3 लाख हमारे असातिज़ा हैं उनकी 4 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई और ईद पर भी तनख्वाहें नहीं दी गई। ईद पर 3 लाख घरानों को ईद की खुशियों से महरूम किया गया और ईद के रोज मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर
असातिज़ा अपने बच्चों को लेकर वहां एहतजाज पर मजबूर हुए, भूख हड़ताली कैंप लगाया। इस सिलसिले में आज जो सूरत हाल है कि हमने अपना वजीर आला पंजाब के जो वजीर आला हाउस है कौंसल में, वहां जाकर जो जंजीर अदल लाने की कोशिश की तो हमारे 116 लोगों पर FIR दे दी गई 6 मई को, और उसके बाद हम 8 मई को जब असेंबली सेशन हो रहा था तो फिर हम जाकर असेंबली सेशन के बाहर हमने एहतजाज की कोशिश की तो वहां हमारे 200 लोगों पर FIR दे दी गई। अब सूरत हाल ये है कि हमने गवर्नर पंजाब, वजीर आला पंजाब और हर जगह पर जो है हमने कोशिश की है कि हमारी बात सुनी जाए, मगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हमारे घरों में फाके हैं, हमारे जो लोग हैं वो खुदकशियां करने पर मजबूर हैं, और 9 जून को बजट सेशन जो हो रहा है उस पर चेयरिंग क्लास पर हम तामर्द भूख हड़ताल कर रहे हैं। तमाम जो टीचर्स हैं हमारे वो भी आएंगे, हमारे जो स्कूल मालकान है वो भी आएंगे, और बजट सेशन के दौरान हम चेयरिंग क्लास पर जो है वो तामर्द भूख हड़ताल करेंगे। हमें बड़े इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ वो हुकूमत ने जो है PTI की हुकूमत, उनका मौक़िफ़ था कि एजुकेशन जो है उसके जरिए कौम बनती है, सड़कों के जरिए नहीं बनती, मगर इंतहाई अफसोस के साथ कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के फंड पर कट लगाकर वो जो इंसाफ स्कूल खोले जा रहे हैं, जो अभी तक स्कूल खोले नहीं है, एक बच्चा दाखिल नहीं हुआ, मगर 20 करोड़ रुपया से 1 हफ्ता पहले उनकी तनख्वाहें असातिज़ा को दे दी गई हैं। जहां एक बच्चा नहीं है वहां करोड़ों रुपए दिए जाए, जहां जो 27,19,447 बच्चे हैं और उनको पढ़ाने वाले असातिज़ा को 4-4 माह से पेंशन नहीं दी गई। अच्छा फरीद बंगश साहब, आप क्या समझते हैं, आपका मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल उनकी टीम नहीं आई या कुछ मुज़ाकरात हुए हैं, कभी कोई बात हुई है, कोई मौक़िफ़ सामने आया है हुकूमत की जानिब से? हुकूमत का कोई मौक़िफ़ नहीं है जी। वो एक ही बात वजीर तालीम कहते हैं कि ये जो है नवाज लीग ने अपने कारकुनों को नवाजा, ये उनके स्कूल हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये 2005-6 में परवेज इलाही ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था और परवेज इलाही का प्रोग्राम है, मगर उसके बाद नवाज लीग ने आकर जब देखा कि ये प्रोग्राम तो गरीब के बच्चों को पढ़ाने का है तो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, खत्म नहीं किया। मगर आप ये सिर्फ नवाज लीग का प्रोग्राम समझकर इसको खत्म करना चाहते हैं और इसको रोल बैक करके इसके फंड पर कट लगाकर इसका जो बजट है वो 19 अरब से 10 अरब पर ला रहे हैं, और उसके बाद फिर भी जो है इनको जो उनका इंसाफ स्कूल है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है, ना इंसाफी है। और ये जो पेप के स्कूल हैं ये उन इलाकों में कायम है दूर दराज जहाँ के 73 बरस में हुकूमत पंजाब ने स्कूल नहीं बनाए। जी सज्जाद तरीन साहब भी मौजूद है, सवाल करना चाहेंगे। अच्छा, अब आप ये बताएं कि एक तो आपने ये एहतजाज का लाएअमल बनाया है, अगर हुकूमत नहीं मानती तो फिर आपने कुछ सोचा है कि आपने हतमी क्या एक्शन करना है इस बारे में? और वो जो बच्चे हैं जो बेचारे गरीब लोग दूर दराज इलाकों में जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनका क्या बनेगा? उनके लिए आपने कुछ सोचा है कि मुतबादल आप क्या पॉलिसी या प्लान है आपके पास? जी ऐसे है कि देखिए हमने तो मुल्तान हाई कोर्ट बेंच में, भावलपुर हाई कोर्ट बेंच में और लाहौर हाई कोर्ट बेंच में 7 जो है ना रिटें दायर की हुई हैं और जिनकी जुलाई में पेशी है। ठीक है, तो हम इस सिलसिले में ये है कि अगर ये हुकूमत बंद करेगी, हम तो टीचर हैं, हमें तो बच्चे को पढ़ाए बगैर चैन नहीं आ रहा। आज स्कूल बंद है, हमारी बेचैनी है, हम कहते हैं कि किसी तरह स्कूल खोले और बच्चों को हम दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू करें। हम क्या कर सकते हैं? वो बच्चे जो पहले जनाब इनके 2-2, 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, वो बच्चे ये 27 लाख बच्चा भी आउट ऑफ स्कूल होगा, क्योंकि जहां जहां दरिया के किनारे और बेट में स्कूल हैं उनके करीब तो स्कूल ही नहीं है गवर्नमेंट के, बच्चा कहां जाएगा? लामाला वो आउट ऑफ स्कूल होगा। अच्छा फरीद बंगश साहब, ये जो आपने इंसाफ स्कूल की बात की है और आपने कहा कि उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्या इस हवाले से कोई बात नहीं की गई कि अगर उसको कन्वर्ट किया जाता है तो फिर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जो स्कूल्स हैं उनको भी मैनेज किया जाएगा या वहां कंपनसेट किया जाएगा? मुमकिन ही नहीं है, कैसे मैनेज किया जाएगा? पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का जब आप बजट ही 50% कट लगा देंगे तो कम पैसों में 50% में कैसे अदारे चलाए जाएंगे? अदारे चलाना ही मुमकिन नहीं है, फंड होगा तो अदारे चलेंगे ना। जी जी जी, बहुत शुक्रिया फरीद बंगश साहब, आपने कीमती वक्त दिया है।
अब तरीन साहब, ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है, बड़ी दोहरी किस्म की पॉलिसी जो है वो सामने आ रही है। अभी हम प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे थे, वो फीसें भी ले रहे हैं, बच्चे भी नहीं पढ़ा रहे, वहाँ पे सब कुछ ओके है। ये जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, देखें 27 लाख बच्चा ना मुस्लिम लीग नून का है, ना मुस्लिम लीग काफ का है, ना पीटीआई का, इस मुल्क का है। तो ये कौन सा तरीकाकार है कि ये बात कर दी जाती है जी ये नून लीग के दौर में शुरू हुआ था इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। तो 27 लाख बच्चा जो है वो क्या इस मुल्क का नहीं है, वो कारकुन है किसी सियासी जमात का? देखें, मैं आपको अर्ज करूं, हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में तबकाती निज़ाम तालीम है। देखें, एक तबका का वो है जिसके बड़े स्कूल हैं। अब बड़े स्कूलों पे हुकूमत खौफजदा है उन पे हाथ डालने के लिए। बड़े स्कूलों वालों को हुकूमत ये नहीं कह रही, ये कहने से डरती है कि भाई तुम फीस क्यों वसूल कर रहे हो। देखें, स्कूल बंद है, ना उनका बिजली का खर्चा हो रहा है, ना उनका कोई और खर्चा हो रहा है, बिल्डिंगें बंद हैं, बच्चे नहीं आ रहे, उसके बावजूद वो फीसें पूरी वसूल कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत जो है उनसे खौफजदा है, उन ग्रुप पे हाथ नहीं डालना चाहती। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं माफिया, तो ये भी माफिया बैठा हुआ है प्राइवेट स्कूलों में। बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल हैं ये भी माफिया की शक्ल अख्तियार कर गए हैं ना, कि इन पर क्यों नहीं हाथ डाला जाता। इन पर हाथ डालने से हुकूमत डर रही है, और वो गरीब आदमी, जो गरीब मजदूर, मेहनत कश, जो इस मुआशरे का पिसरा हुआ तबका है, जिनके कुछ नहीं है पल्ले बेचारों के, जिनके लिए रोटी कमाना बहुत मुश्किल है, उनके बच्चों को इन स्कूलों में तालीम दी जाती है। और उनके लिए आप बजट पे भी कट लगा रहे हैं, और आप बड़े फख्र से कह रहे हैं कि जी बजट कट। और फिर ये देखें, ये बड़ा जुल्म है ये कहना। अभी फरीद बंगश साहब ये बता रहे थे कि वो कहते हैं जी ये नून लीग का प्रोग्राम है। क्या इस मुल्क में जुल्फिकार अली भुट्टो ने 26 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, तो क्या यूनिवर्सिटियों को यह कह के बंद कर दिया जाए कि ये जुल्फिकार अली भुट्टो की यूनिवर्सिटियां थी? यूनिवर्सिटियां जो हैं वो तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाई हैं, लेकिन इल्म तो वहां से हर किस्म के लोग हासिल कर रहे हैं, गरीबों के बच्चे भी, अमीरों के बच्चे भी। तो ये जो स्कूल है, पंजाब एजुकेशन जो स्कूल है, ये तो गरीबों का है, मेहनत कशों का है, काश्तकारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, और उन लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके लिए अपनी रोजी पूरी करना मुश्किल है, वो अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और जुल्म की इंतहा है कि उनके बजट पर कट लगा दिया गया है, और 5 महीने से उनको तनख्वाही नहीं मिली। ईद पर जो है उन्होंने किस तरह गुजारा किया है, फाका कशी की है। ये मैं समझता हूं कि ये जो इमरान खान साहब जो कंटेनर पे चढ़ के ख्वाब बेचते थे, ये तौहीन है गरीब अवाम की, ये जुल्म है गरीब अवाम के साथ। मैंने आज एजुकेशन मिनिस्ट्री में बात की, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री में से कोई आदमी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है मीडिया पर आकर। मैंने पंजाब में बात की, इसका कोई पंजाब में जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया पर आकर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि वो ये लोगों को पता है, इनको खुद भी पता है कि ये जुल्म कर रहे हैं, और इसीलिए ये मीडिया पर आकर इसका जवाब नहीं दे रहे कि ये क्या होगा गरीबों के बच्चों के साथ। ये नाइंसाफी है, ये इतना जुल्म है कि जितना इस पर चीखा जाए कम है। बिल्कुल, इस पे जो है अमल दरामद करना चाहिए। पंजाब हुकूमत की ये बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर नहीं होगा तो इसको हम फॉलो भी करते रहेंगे। दूसरा एक बड़ा जुल्म की बात कर रहे हैं आप सज्जाद तरीन साहब, ये तो हमारे मुल्क में है जहाँ तबकाती निज़ाम भी है, जहाँ बड़े मसाइल हैं, जहाँ हम बार बार बात भी करते हैं, चलें किसी हद तक मामला है। लेकिन वो मुल्क जो इंसानियत का और इंसानी हुकूक का आलम बरदार है, और उस मुल्क में जो नस्ली इम्तियाज़ और नस्ल परस्ती की सूरत हाल है वो आज तक ख़त्म नहीं हुई। मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। वहाँ पे बात की जाती है जनाब, हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उस पर बड़ी तनकीद की जाती है, फिर इसी तरह हमारी मज़हबियात पे बात की जाती है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था अपने आखिरी खुतबे में कि किसी गोरे को, किसी काले पर, और किसी अरबी को, किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। मगर अमेरिका में अभी तक ये सिलसिला चल रहा है, और एक पुलिस ऑफिसर ने उठकर जिस तरह से एक ब्लैक आदमी के साथ किया, और उसके बाद फिर वहाँ पर एहतजाज जारी है, और ये भी कहा जा रहा है कि पूरा यूरोप उसकी लपेट में आ सकता है। इस पर क्या कहा जा सकता है सर? इस पे तो देखें, जहाँ पे मुआशी सूरत हाल ख़राब हो, जहाँ इंसाफ ना हो, वहाँ पे तो ये हो सकता है, लेकिन वहाँ पे तो बड़ा अलमबरदार है इंसाफ का, मुआशी निज़ाम बहुत अच्छा है, सुपर पावर है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, जो अमेरिका है वो बुनियादी इंसानी आज़ादियों के हवाले से अपने आप को बड़ा सुपरमैन समझता था कि अमेरिका में बुनियादी आज़ादी हैं, हर चीज़ की आज़ादी है। लेकिन मैं समझता हूँ जब से ये ट्रंप आया है, ट्रंप ने आके अमेरिका को, मैं समझता हूँ, तबाह बर्बादी की एक प्लान दे दी है। अमेरिका अब तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। अब ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी, और अब वो इस वक्त प्रेसिडेंट है, इस वक्त भी वो जो कुछ कह रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो नस्ल परस्ताना पॉलिसी की जो है वो हमायत कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा अमेरिका में ऐसा हुआ है कि हुकूमती सरपरस्ती में नस्ल परस्ताना पॉलिसी को जो फ़रोग़ दिया जा रहा है या उसकी हमायत की जा रही है। अब आप देखें, वो जॉर्ज को जिस तरह मारा गया है, और उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है कि उसकी गर्दन पर लात रखी गई है, और जिस तरह वो सांस घुटने से मरा है, मैं समझता हूँ ये तो शायद किसी बहुत ऐसे किसी मुल्क में नहीं हो सकता जो अफ्रीका के दूर दराज के ममालिक हैं वहाँ हो।
वाकया तो अमेरिका चीख रहा होता है कि इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। अब अमेरिका में क्या हो रहा है, ये जो पूरी एक अमेरिका ने जो एक पॉलिसी बनाई है ट्रंप ने, इसके बहुत तबाहकुन नताइज होंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं आज नकी साहब, ये बात मैं आज आपको बता रहा हूं और ये इंशाल्लाह आप देखिएगा ऐसे होगा कि जब रशिया जो है वो अफगानिस्तान में आया तो उसके फिर उसको तबाहकुन नताइज भुगतने पड़े और आपने देखा उसका शराजा बिखर गया। अब अमेरिका अफगानिस्तान से जब जा रहा है और उसने जितना कत्लो गारत की है, जितने मुसलमानों के खिलाफ जुल्म किए हैं, अब अमेरिका की भी तबाही की तरफ जो है ना, एक तबाही की जो उसने पॉलिसी अख्तियार की हुई है, ये अमेरिका का शराजा भी बिखरने की तरफ ले जाएगी। क्योंकि उस मुल्क का सदर जो है वो जिस किस्म के बयानात दे रहा है, बल्कि उसने तो यहाँ तक धमकी दे दी है कि मैं वाशिंगटन में फ़ौज ले आऊँगा और फ़ौज के एक्शन करूँगा। तो मैं समझता हूँ ये तबाहकुन पॉलिसी है और इस पॉलिसी का अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप देखिएगा ये जो एहतजाजी मुजाहरे हैं अभी लंदन में शुरू हुए हैं, ये यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी शुरू हो जाएंगे जी। अच्छा, इसी में देखें, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि एक इंडिविजुअल के साथ ये वाकया हुआ और एक पुलिस अफसर ने किया। ये जो वाकया हुआ है इसके पीछे आप जानते हैं एक पूरी तारीख है, एक पूरा पस मंज़र है। अमेरिका का जो क़याम अमल में आया उसके बाद जो वहाँ पे इंसाफ की बातें हुई, बड़े ख़िताबात उनके हैं, उनके हीरोज़ ये बात करते रहे हैं कि जनाब इंसाफ हो, अमन हो। और फिर ये एक तासुर भी पूरी दुनिया में मौजूद था कि वहाँ पे इंसानियत सोज मज़ालिम जो है वो नहीं किए जाते। लेकिन इवन के अमरीकी सियासत में और अमरीकी रियासत के जो इंतखाबात होते हैं, फिर वो जो प्रेसिडेंट्स बनते हैं, उनकी भी हिस्ट्री देखें तो वहाँ पर हमेशा गोरे और काले का फ़र्क जो है वो तफरीक जो है वो बरकरार रही है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, बात ये है कि गोरे और काले की तफरीक एक ज़माने में बहुत ज़्यादा थी। फिर वो उसमें मार्टिन लूथर, बहुत बड़ी उनकी स्पीच है, वो उन जैसे लोग सामने आए और उनकी स्ट्रगल और कोशिश से अमेरिका में ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी। अमेरिका में अब उस तरह की बातें नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर ट्रंप आए और ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम में जो बातें की, वो सारे का सारा वो एक किस्म का बिल्कुल जो चीज़ें वहाँ नहीं थी वो एकदम सारी सामने आ गई हैं और वो इतनी नुकसानदेह हो गई हैं। उससे अब अमेरिका की सूरत हाल ख़राब हो रही है, मौशी सूरत हाल ख़राब हो रही है, उसके दुनिया पर जो है असरात, वो मनफी असरात पड़ रहे हैं। मुजाहरे फूट पड़े हैं सर, बिल्कुल ये सही बात है। हमें ज्वाइन किया है मारूफ सियासी शख्सियत भी हैं, आप अमेरिका में भी सफ़ीर भी रही हैं और इसके अलावा आपका एक सियासी बैकग्राउंड भी है। मोहतरमा आबदा हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बीबी आबदा, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, इस वक्त आपके इल्म में है सारी सूरत हाल जो अमेरिका में हुई, जिस तरह से एक ब्लैक पर तशद्दुद किया गया एक ऑफिसर की जानिब से और उसके बाद फिर जो एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े, आप समझती हैं कि ये सोच वहाँ पर पहले से मौजूद थी या अभी जो मौजूदा हुकूमत है उसकी वजह से ये हुआ या कोई इंडिविजुअल नौयत का ये वाक़या है? नहीं, देखिए, ये नस्ली इम्तियाज का जो मुजाहरा हुआ है ये अमेरिका में एक बुनियादी कैफियत है। मुतादद कोशिशों के बावजूद ये नस्ली इम्तियाज जो है ख़त्म नहीं होता और साफ जाहिर है कि फिर इसका रद्द अमल भी होता है, क्योंकि जो स्याफाम लोग हैं वो भी खासी तादाद में हैं और फिर बहुत से गोरे भी उनके हामी हैं। तो ये एहतजाज जो है ये बड़ा भरपूर है, अमेरिका के मुतादद शहरों में है, यहाँ तक कि लॉस एंजलिस में तो कर्फ्यू तक लग गया और ट्रूप्स बुलाई गई और मिनापोलिस में इंतहाई तशद्दुद आमेज वाक़यात हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये नस्ली इम्तियाज की गमाज हैं और अमेरिका को इस मामले पे बड़ी गहरी तवज्जो देनी होगी और उनकी हुकूमत को भी। आप क्या समझती है बीबी आबदा, इसके क्या असरात मुरतब होते आपको दिखाई दे रहे हैं खुद यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप में, जिस नौयत के ये मुजाहरे फूट पड़े हैं? जी, मैं समझती हूँ कि ये जो मुजाहरे हो रहे हैं ये एक फितरी रद्द अमल है और यूरोप में भी इस नस्ली इम्तियाज को साफ जाहिर है कि बड़े वाज़ेह तौर पे कंडेम किया गया है।
ठीक है, सजाद तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल करना चाहेंगे। बीबी आबदा, ये बताएं कि क्या इसका ये जो फैलाव है ये यूरोप में फैल सकता है, और इसके जो मुस्तकबिल पे जो नताइज होंगे, जो इलेक्शन है अमेरिका के, उस पर क्या असरात मुरतब होंगे? मैं समझती हूँ कि मुस्तकबिल में जो नताइज होंगे इसका इनकी सियासत पे गहरा असर होगा। डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड टर्म सदारत जो है वो इस वक्त खतरे में डल गई है इन वाक़यात के बायस। बहुत शुक्रिया, बीबी आबदा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने गुफ्तगू की। बड़े नपे तुले अंदाज में तरीन साहब उन्होंने ये बात की है और बड़ी जामे बात की है। एक तो ये कैफियत उन्होंने कहा कि मौजूद थी, लेकिन इसके साथ साथ तरीन साहब आप क्या समझते हैं कि ट्रंप की पॉलिसी है, ट्रंप की पॉलिसी के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हो रही है, और ये जो मुजाहरे हैं दूसरी जानिब आवाम है वो उस पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है, तो इसका मतलब है कि खुद अमरीकी कौम जो है वो गोरे और काले के इस फर्क की पॉलिसी के खिलाफ है, और सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि जिस तरह यूरोप का भी जिक्र किया जा रहा है वहाँ पर भी ये सूरत हाल हो सकती है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि आपको याद होगा कि पूरी दुनिया में एक तो ये पॉलिसी जो है नस्ल प्रस्तान, इसकी कोई इसको पसंद नहीं करता। आपको याद होगा हमारे टेस्ट क्रिकेटर जो थे, कप्तान जो थे सरफराज साहब, उन्होंने साउथ अफ्रीका खेलते हुए एक खिलाड़ी को जो वो आउट नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारी माँ की दुआ है, फिर आगे उसका नाम वो उस तरह लिया उन्होंने उसके कलर के हवाले से, तो उस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ, फिर उन्होंने जाके माफ़ी मांगी। तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इस बात को लाइक नहीं किया जाता, पसंद नहीं किया जाता कि आप किसी को कोई नस्ली इम्तियाज़ के वजह से लोगों को तकसीम करें। लेकिन ये लोग जो हैं अमेरिका में, ये सदर ट्रंप जो हैं ये उस पॉलिसी की हमायत कर रहे हैं। सदर ट्रंप का अब इलेक्शन, जैसे मैंने बेगम आबदा हुसैन से भी ये पूछा, तो ये उनका जो ट्रंप का जो इलेक्शन है वो ये समझते हैं कि शायद वो ये इस तरह नस्ल परस्ताना पॉलिसी की हमायत करके या उसकी सरपरस्ती करके वो अगला टर्म जो है वो जीत जाएंगे। वो नामुमकिन है, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकी गोरे जो हैं वो एहतजाज में शामिल हैं। उसमें आपने देखा होगा टेलीविज़न पर जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो वीडियोस दिखाई जा रही हैं, उसमें सारे काले नहीं हैं, उनके साथ गोरे भी हैं, उन ख़वातीन भी हैं। तो वो सारे लोग जो इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं वो मुत्तहिद हो गए हैं, और वो सारे लोग जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अगला इलेक्शन है सदर ट्रंप का, ये उसके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत नुकसानदेह होगा। ये जो पॉलिसी उसने अपनाई हुई है और उसके कामयाबी के जो इम्कानात हैं वो यकीनन कम होंगे, और ऐसे शख्स को तो वैसे भी दोबारा नहीं आना चाहिए जो दुनिया के लिए तबाही और बर्बादी का बाइस बन रहा हो। और जो तफरीक के हवाले से भी एक बड़ी वजह है, ज़ाहिर है इस पर मज़ीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे नस्ली इम्तियाज़ की, नस्ल परस्ती की, और दुनिया के बड़े इंसानी हकूक़ के चैम्पियन मुल्क में ये सूरत हाल है। एक जानिब तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, उनकी जानिब से जो पॉलिसीज़ हैं, जिन्हें तफरीक की पॉलिसी कहा जाए, नस्ल परस्ती की पॉलिसी कहा जाए, गोरे और काले के फ़र्क की पॉलिसी कहा जाए, वो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन उनकी आवाम इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। मेरा सजाद तरीन साहब इसी हवाले से, अभी हम ब्रेक से पहले इस मौजू पर बात कर रहे थे, ज़ाहिर है हमारा दीन इस्लाम तो इस पर वाज़े तौर पर कह चुका है, इस पर बहुत सी हमारी तालीमात मौजूद हैं। एक हदीस का मैंने हवाला भी दिया, पूरा खुतबा हिज्जतुल विदा भी इसी नौइयत का है, इसी पर बात की गई है। आप क्या समझते हैं कि ये जो पॉलिसी वहाँ पे लाई गई है ये आज की दुनिया में काबिल कबूल नहीं है, उसके बावजूद ट्रंप ये समझते हैं कि उनकी ये पॉलिसी शायद उनके लिए मुस्तकबिल में फ़ायदा मंद हो सकती है। वहाँ पे आपके इल्म में है कंजर्वेटिव्स भी मौजूद हैं, लिबरल्स भी मौजूद हैं, वो तफरीक भी अभी तक मौजूद है, और एक तबका अभी तक है जो ये समझता है कि काले पर गोरे को फजीलत है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने पिछली जो अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई थी, उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम इसी किस्म की पॉलिसी पर ही चलाई थी, और वो इस पर कामयाब भी हुए हैं। ठीक है जी, और मैं समझता हूं कि उनको वो अब भी शायद इस खुशफहमी में हैं कि अब भी इसी किस्म की पॉलिसियाँ अपनाएंगे और इसी किस्म की पॉलिसियों की हमायत करेंगे जो नस्ली इम्तियाज़ के हवाले से होंगी, तो उनको कामयाबी होगी। लेकिन अब मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये पता चल गया है कि सदर ट्रंप की मौजूदगी जो है वो अमेरिका के लिए ख़ुद तबाहकुन साबित होगी, ना सिर्फ दुनिया के लिए तबाहकुन है बल्कि वो अमेरिका के लिए भी तबाहकुन होगी। तो मैं समझता हूँ कि अब उनका शायद ये वाला जादू नहीं चलेगा जो पहले वो करते रहे हैं। अब सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है।
ये नहीं है कि अमेरिका में सिर्फ कोई काले एहतजाज कर रहे हैं, उनके साथ गोरे भी एहतजाज कर रहे हैं और पूरा अमेरिका सड़कों पर है। कई मुल्कों में, कई उनके शहरों में और कई रियासतों में कर्फ्यू लगे हुए हैं। ठीक है, अब ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप में जैसे पहले मैंने कहा कि उसने कहा जी मैं फ़ौज बुला लूँगा, और उसको बैंकर में लेके गए हैं नीचे के, जो आप वहाँ छुप जाएँ कि लोग वहाँ ना आ जाएँ, लोग वाइट हाउस के सामने एहतजाज कर रहे हैं। तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, ट्रंप को नुकसान होगा मैं समझता हूँ, और अमेरिका को नुकसान होगा। और अमेरिका के अलावा ये जो पॉलिसियाँ अब चल निकली हैं, ये यूरोप इससे महफूज नहीं रह सकता। ये पूरे यूरोप में आग लगेगी, आप देखिएगा अमेरिका के ख़िलाफ़, और लोग आपस में जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़। और ये जो अब अमेरिका में जो सदर ट्रंप ने ख़ुद आग लगाई, ये इंतखाबी मुहिम जो पिछली उनकी इंतखाबी मुहिम थी, जिसकी अब वो मुद्दत पूरी करने वाले हैं, अब नए इलेक्शन आने वाले हैं वहाँ, ये सारी उस वक्त उन्होंने शुरू की और उसमें वो कामयाब हुए। वो ये चाह रहे हैं कि अब भी उसी तरह की कोई पॉलिसी की हमायत की जाए और ताकि जो है वो अगला इलेक्शन जीता जाए, लेकिन अब की दफ़ा ऐसा नहीं होगा जी। तो इसका मतलब है जो मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, और ये कहा गया कि कुफ्र पर मबनी तो हुकूमत कायम रह सकती है, जुल्म पर मबनी हुकूमत कायम नहीं रह सकती, तो मेरे ख्याल में उसी का इस वक्त मिज़दाक है ट्रंप, और यही लग रहा है कि वो शायद कायम नहीं रह सकेगी उनकी हुकूमत। देखें, ट्रंप जो है वो न सिर्फ अमेरिकियों पर जुल्म कर रहा है, उसने दुनिया में बहुत जुल्म किए हैं। आप देख लें कि उसने सऊदीया ने जो जुल्म किया यमन में, उसने पूरी उनकी सपोर्ट की। यमन में जो जुल्म सऊदी अरब ने किया वो आपने देखे होंगे, बच्चों के स्कूलों की और स्कूलों की बसों पर उन्हें हमले किए, छोटे छोटे बच्चों के जिस्म के किस तरह टुकड़े हुए थे, उसकी तस्वीरें आई हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। तो ये वो जो जालिम आदमी है उसने जुल्म को आगे बढ़ाया है। बल्कि आपको याद होगा कि एक जो अमेरिकी सहाफ़ी था, सऊदी सहाफ़ी था, जिसको अमेरिका से वो तुर्की आया हुआ था, और तुर्की में उसके साथ सऊदी अरब के सफारत खाने में जो कुछ हुआ उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और उस पर सदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले गुस्सा किया और कहा कि जी वो इस जवाब लेना पड़ेगा। सारी दुनिया को पता है कि वो सऊदी हुक्मरानों की मर्ज़ी से उसका मर्डर हुआ है, सारी दुनिया को ये पता है, तुर्की के पास इसके सारे एविडेंस मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब को कुछ नहीं कहा। तो ये देखें जुल्म जो कश्मीर हमारे सामने है, फिर कश्मीर इंडिया मोदी की पॉलिसी हमारे सामने है, उसको मोदी की पॉलिसी उसकी पर जो है अमेरिका ने कोई स्टैंड नहीं लिया। फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म की मैं समझता हूँ कि उस जुल्म को मुस्तरद करके उसने इजराइल का साथ दिया, अपना जो दारुल हुकूमत है वो दूसरे शहर में तब्दील कर दिया, और यहूदियों की उसने पूरी तरह सपोर्ट की, अपना सफारत खाना वहाँ तब्दील किया, बिल्कुल कैपिटल करार दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जुल्म था, इस जुल्म की एक न एक दिन तो सज़ा इसको मिलनी थी। तो अब वो जो है वो सज़ा मिलने की तरफ जा रहा है। अब लोग जो हैं बिल्कुल इसके साथ खड़े नहीं होंगे, बल्कि इस तरह की भी जो दुनिया भर में जो और हुकूमतें हैं, जो यूरोप के दीगर मुल्कों में अगर कोई इस तरह की हुकूमतें या इस तरह की पॉलिसी बनाने वाले हुक्मरान मौजूद हैं, तो अब उनका भी खात्मा होगा, ये खात्मे की तरफ जा रहे हैं। आप देखिएगा कि ये जो मुजाहरे हो रहे हैं और ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये इसकी रुखसती का बायस और इसके ट्रंप के इक़्तिदार के ख़ात्मे का बायस बनेगा। ये दुनिया से इसका इक़्तिदार ख़त्म होगा तो मैं समझता हूँ कि दुनिया हो सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि दुनिया अमन की तरफ जाए, और जो दुनिया पे जुल्म हो रहा है और ख़ास तौर पर मुसलमानों पे जो जुल्म हुआ है, शायद उसमें कोई कमी आए जी। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है इस वक्त डॉक्टर मारिया सुल्तान, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सब जानते हैं इंसानी हुकूक के हवाले से बड़ा काम है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जैसे कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं अमेरिका में जो इस वक्त नस्ल परस्ती के हवाले से और उसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, और जो वाक़या है वो भी आपके सामने है। आप क्या समझती हैं कि क्या अभी भी कुछ तबकात अमेरिका में मौजूद हैं, या ये फ़कत ये कंजर्वेटिव्स की एक सोच हो सकती है जो सदर ट्रंप की शक्ल में इस वक्त मौजूद है? क्या कैफियत है आपके ज़हन में, क्या नक्शा है इस हवाले से? डॉक्टर साहब आप मुझे सुन पा रही हैं? आप इस वक्त जो अमेरिका के अंदर सूरत हाल है वो इस बात की अक्कासी कर रही है कि अमेरिका के अंदर जो असल तासुब है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जो जंग मार्टिन लूथर किंग ने की थी कि हम स्याह फाम के लिए वही दर्जा हासिल करना चाहते हैं जो एक सफेद फाम को अमेरिका में हासिल है, ये उस तासुब की जो अंडरलाइन करंट्स हैं ये उसकी अक्कासी करते हैं। अभी भी अगर आप वॉशिंगटन में जाते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो अगर आप स्याह फाम हैं तो आपको आगे नहीं बिठाया जाता, आपको पीछे बिठाया जाता है। ये इसके बावजूद है कि अमेरिका के अंदर जो है सदर ओबामा जो है सदर रहे अमेरिका के,
ये उस तासुब के साथ साथ वो तमाम माशी इस्तेसाल भी है जो स्याह फाम और इसके अलावा जो मुख्तलिफ दूसरी माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ आपको अमेरिका के अंदर नजर आता है। और ये वो अंडरलाइन बेसिस है जिसकी वजह से इस वक्त जो राइट्स हैं ये एक रियासत में नहीं, अमेरिका की तकरीबन 23 से ज्यादा रियासतों के अंदर फैल चुके हैं। इस हवाले से मारिया सुल्तान साहबा, चूंकि जाहिर है फिर तनकीद भी होती है कि दुनिया में इंसानी हुकूक की बात करने वाले मुल्क के अंदर ये सूरत हाल मौजूद है, दूसरी जानिब फिर एहतजाज भी उस पॉलिसी के खिलाफ हो रहा है। कितनी आप रेशो समझती हैं, कितना तनासुब है इसके खिलाफ और इस पॉलिसी के हक वालों की वहां पे? देखिए, इस वक्त अमेरिका को अपने तशख्खुस की जंग लड़नी होगी। एक तो ये कि क्या वो जो उनके ओरिजिनल फाउंडिंग फादर्स थे उसके तहत ये एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जो जिसको कहते हैं कि नया तरक्की पसंद मुल्क होगा, जो नई दुनिया की अक्कासी करेगा, जिसके अंदर तमाम लोगों के पास मसावी हक हासिल होंगे और हकूक हासिल होंगे। और अगर ये हकूक देने हैं, उसके बाद जो इनकी सिविल वॉर हुई है जिसमें साउथ और नॉर्थ की जो जंग थी, शुमाल और जनूब की जो जंग थी, जिसके बाद ये समझा गया कि जी जो स्लेवरी है उसको खत्म किया जाएगा, गुलामी को खत्म किया जाएगा अमेरिका के अंदर। ये तमाम तर चीजें जो हैं इस वक्त है ना सिर्फ बाहर निकल आई हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ है कि क्या अमेरिका के अदारे, अमेरिका की हुकूमत और उससे बढ़कर अमेरिका का जो जस्टिस सिस्टम है और अमेरिका की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, क्या वो इस वक्त लोगों की जिंदगी, उनके तहफ़्फ़ुज़ उन तक पहुंचा सकती है या नहीं? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि इस वक्त वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त सवाए अस्करी हल्के या लॉ एनफोर्समेंट के आपको अमेरिका की तरफ से कोई निगोशिएटिंग कमेटी नजर नहीं आ रही है। आपको अमेरिका की कांग्रेस की तरफ से, अमेरिका की सेनेट की तरफ से, अमेरिका की किसी भी पार्लियामेंट्री जो सतह है उसकी तरफ से कोई ग्रो नजर नहीं आ रहा। अमेरिका का कोई रिलीजियस ग्रो आपको ऐसे नजर नहीं आ रहा जो ये कहे कि हम मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ते हैं। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी डिटेरिएट कर गई है कि जहाँ इसको सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के तौर के ऊपर देखा जा रहा है, यानी कि हंगामा जो हंगामा की सूरत हाल है वो इतनी ज्यादा है कि अभी वो इस नहज की तरफ जा नहीं रहे। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है अमेरिका की हुकूमत के ऊपर और फिर उसकी लीडरशिप के ऊपर कि वो दुनिया को क्या लीडरशिप देंगे कि सवाए लॉ एनफोर्समेंट के या ताकत के इस्तेमाल के उसके पास कुछ दूसरा हरबा ही मौजूद नहीं है। जी सज्जाद तरीन साहब, आप सवाल करना चाहिए। डॉक्टर मारिया, ये बताएं, ये जो इस वक्त सूरत हाल अमेरिका में पैदा हो गई है, इसके आने वाले जो इलेक्शन हैं उन पर क्या असरात मुरतब होंगे, उनको आप कैसा देख रही हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जो ट्रंप हुकूमत है वो जाहिर है कंजर्वेटिव की वजह से बाहर निकली है, इसलिए आइंदा आने वाला जो अमेरिका है इसमें पहले ही तक जैसे कि आप जानते हैं कि दो पार्टीज के ऊपर मुनहसर है और उनके दरमियान जो फर्क हैं उनके ऊपर मुनहसर है। इस वक्त जो लिबरल्स हैं या डेमोक्रेट्स हैं वो अमेरिका के जो इस वक्त फसादात हो रहे हैं उसमें स्याह फाम आबादी के साथ जो है टेक्निकली खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या वो सचमुच खड़े हुए हैं या नहीं ये एक बड़ी बात है। फिर जो अमेरिका की बाइबल बेल्ट है जो सेंट्रल अमेरिका के अंदर है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, ट्रंप हुकूमत के साथ है, इसलिए ये आप समझ सकते हैं कि आइंदा जो इलेक्शन है उसके अंदर ये जो माइनॉरिटी है जो इस वक्त 51% थी, जो है 49% जो थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डेमोक्रेट्स के साथ थी, उसको शायद वो पल्ला भारी ना कर सके। ये इस बात पर मुनहसर होगा कि कितनी हद तक जो बाइबल बेल्ट है जो कंजर्वेटिव हैं वो बाहर निकलते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो बहुत ज्यादा पोलर होंगे और उसमें यकीनन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना पलड़ा जो है भारी रखेगी। अच्छा, आप समझती हैं ट्रंप का पलड़ा भारी होगा और उसकी वजह वो तबकाती निज़ामी तक मौजूद है। अच्छा, जितनी हर्डल दीगर ममालिक में आती हैं इंसानी हकूक़ की किसी भी खिलाफ वर्जी पर, हुकूमत पर जो प्रेशर आता है और हुकूमत से जो मुतालबात किए जाते हैं, खुद चाहे इंटरनल बात की जाए, लाइक पार्लियामेंट की बात की जाए या पार्लियामेंट से बाहर की, क्या वो रेजिस्टेंस भी आप नहीं देख रही अमेरिका में? देखिए, इस वक्त जो सबसे हैरानकुन बात है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई है अमेरिका की तरफ से, उसमें उन्होंने अटॉर्नी जनरल को रखा है, यानी कि मुकदमात होंगे वो मुकदमात लॉ एनफोर्समेंट के तहत किए जाएंगे, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के तौर पर देखा जा रहा है। अभी तक आपके पास कोई ना तो जस्टिस सिस्टम की इंटरवेंशन आई है, ना उनकी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन आई है, ना ही कोई ऐसी इंटरवेंशन आई है जो उनकी पार्लियामेंट की तरफ से आप देख सकते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो किसी भी मरकजी जो रहनुमा है जो दूसरी तरफ से हैं उससे बात करें। और सबसे बड़ा मसला ये है इस वक्त कि जो हंगामा आ रही है आपको नजर आ रही है उसके अंदर आपको कोई वाज़ेह लीडर्स नजर नहीं आ रहे कि किससे बातचीत की जा रही है। ये अवाम है जो बाहर निकल आई है, ये अवाम जो तबकाती चपकलिश की वजह से ना सिर्फ बाहर है बल्कि उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और फिर ये जो इकोनॉमिक डिवाइड है उसकी जो इफेक्ट्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं।
अगर आपने देखा हो कुछ अर्सा पहले बहुत सारी जो है अमेरिकन टेलीविजन के ऊपर न्यूज आ रही थी कि कोरोना की वजह से जो स्याफाम आबादी है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है, क्योंकि उनको काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जबकि जो सफेद साम आबादी है उन तक वो तमाम हुकूमती रसाई पहुंच चुकी है जो पहुंचनी चाहिए, जिसकी वजह से उनकी जो जॉब्स अगर गुमी भी हैं या खत्म भी हुई हैं कोरोना की वजह से, तो वो उनके पास तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अमेरिका के अंदर जैसे आप सोशल सिस्टम से बाहर निकलते हैं तो आप सड़क पर आ जाते हैं, तो ये आपको मुख्तलिफ किस्म का जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, एक जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन है, ये उन तमाम चीज़ों की अक्कासी है जो बड़ी बुरी तरीके से जो है इस वक्त अमेरिका के अंदर हर जगह नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि ये हुकूमत का टोटल फेलियर है, उनकी इंटेलिजेंस का टोटल फेलियर है, और सबसे बड़ी बात उसकी लॉ एनफोर्समेंट का टोटल फेलियर है कि आप अभी तक उसका कोई कमेटी, कोई हल, कोई मुज़ाकराती सेंटिमेंट आप अभी आगे नहीं लेके आ सके जिसके तहत आप लोगों से बातचीत कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। सज्जाद तरीन साहब, ये एक राय बड़ी मुख्तलिफ राय है जो कि सामने आई है। इससे पहले एक राय सामने आई कि वो कमज़ोर होगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये राय है कि नहीं, वो अभी तक मजबूत है। वो तबका मजबूत है जो ट्रंप का हामी है और जो ट्रंप की सोच रखने वाला तबका है, जिसने पहले जितवाया है, सेकंड टर्म में वो आया है। और फिर उससे बड़ी बात यह है कि वो कर्फ्यू, और इस पर तो बात की जा रही है, लॉ एनफोर्समेंट के हवाले से बात की जा रही है, सिक्योरिटी की बात की जा रही है। अभी तक पार्लियामेंट में डेमोक्रेट्स और लिबरल्स भी मौजूद हैं जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। तो ये असल शक्ल है उस अमेरिका की जो दुनिया में इंसानी हकूक़ का चैंपियन है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, अगर डॉक्टर मारिया सुल्तान ने जिस तरह कहा कि उनका ट्रंप इंतज़ामिया जो है उनका पलड़ा भारी रहेगा, अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए, ये समझा जाए कि क्या उसका ये सारी पॉलिसियों का ट्रंप को फ़ायदा होगा और एक्शन में वो जीतेंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया को आप ये जो नस्ल प्रस्ताना पॉलिसी है इसकी आग में आप झोंक रहे हैं। फिर अमेरिकन्स को ये खुद फैसला करना होगा क्या वो अमेरिका समेत पूरी दुनिया को एक आग में डालना चाहते हैं जिसमें दुनिया जल जाए, क्योंकि अगर अमेरिका में ऐसे होगा तो फिर बाकी दुनिया में भी ऐसे होगा, फिर इसको कहीं रोका नहीं जा सकता। फिर आप ये कहें कि नहीं जी ये पॉलिसी अमेरिका में तो चल रही है, तो आप जो साउथ अफ्रीका में है या बरतानिया में है या जर्मनी में है या कहीं और है वो पूरा यूरोप तकरीबन जी। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा होना मुमकिन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। अमेरिकन जो हैं वो बहुत चीज़ों को समझते हैं, और पहले भी उनका ट्रंप के आने के बाद बहुत सारे वो अमरीकी जो बैठे रहे जिन्होंने वोट नहीं डाला, बाद में उन्होंने बड़ा अपना अफसोस का इजहार किया। मैं समझता हूँ इस वो बाहर निकलेंगे और इसको शिकस्त देंगे, और न सिर्फ ट्रंप को शिकस्त देंगे बल्कि ट्रंप की जो इस तरह की पॉलिसी हैं उसको भी वो दफन करेंगे। लेकिन ये तो एक बड़ा सवाल है ना तरीन साहब कि खुद सेनेट में, पार्लियामेंट में, कांग्रेस के लोग वो नहीं बोल रहे जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं और जो बाकी वहाँ पे इंसानी हकूक़ के हक में हैं और सियाफाम और गोरों के दरमियान तफरीक है उसके खिलाफ हैं, वो भी नहीं बोल रहे ना, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं। चले आम आदमी तो एक अलग बात है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कई इंसानी हकूक़ का कोई मसला हो जाए, कोई वाक़या हो जाए, तो अमेरिकन्स और अमेरिकन की NGOs और हमारे अंदर जो पाकिस्तान में जो अमेरिकन नवाज NGOs हैं वो जनाब खड़ी हो जाती हैं, मुजाहरे कर रही होती हैं, एहतजाज कर रही होती हैं। अब वो सारे खामोश हैं, कोई एहतजाज नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैं समझता हूँ उनकी खामोशी जो मुजरमाना खामोशी है, उनको खड़ा हो जाना चाहिए, और ट्रंप की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ अगर वो खड़ा नहीं होंगे तो फिर ये जो अमेरिका में आग लगी हुई है ये फिर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। लेकिन मैं फिर ये उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा जो इंतखाबात होंगे उन इंतखाबात में अमेरिकन अवाम जो हैं वो ट्रंप की पॉलिसियों को मुस्तरद करेंगे और ट्रंप को इक़्तिदार से भी बाहर करेंगे। बिल्कुल सही है नाज़रीन, जैसे जैसे चूँकि वक्त ख़त्म हो गया है इस पर मज़ीद भी बातें होती रहेंगी, लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि दुनिया में इंसानी हकूक़ की आप बात करते हैं तो एक छोटी सी बात हमेशा की जाती है कि अच्छाई हमेशा घर से शुरू होती है। आपका अगर अपना घर ही ख़राब है और अमेरिका पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की बात करता है तो फिर यकीनी तौर पर तनकीद तो होगी। एतजाज़ नकीर और सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।